स्वागत है आप सभी का जापान के एक और बिल्कुल छोटे प्यारे और बड़े ही सुंदर से शहर क्योटो की गलियों में। फ़िलहाल क्योटो पहुंच चुके थे हम और अभी जा रहे हैं क्योटो की वन ऑफ द मस्ट विजिट अट्रैक्शंस जो है यहाँ का फेमस किंकाकुजी टेम्पल, जिस टेम्पल की बिल्डिंग को पूरे जापान की सबसे सुंदर बिल्डिंग का दर्जा दिया गया है। बता दूं कि पूरे सोने से कवर की गई ये टेम्पल की बिल्डिंग है। चलते हैं, देखते हैं नज़ारे किस टाइप के हैं किंकाकुजी टेम्पल के। फिलहाल आज यहाँ क्योटो में थोड़ा बहुत क्लाउडी वेदर है और हल्की फुल्की ड्रिजलिंग चल रही है, पर फिलहाल कुछ ऐसा तेज़ बारिश की संभावना लग नहीं रही है और उम्मीद करता हूँ तेज़ बारिश ना ही आए, क्योंकि आज उल्टा हो चुका है। कल दिन भर हिरोशिमा में मैं अपने साथ इतनी बड़ी छतरी लेकर के घूमा जहाँ पर बिल्कुल कड़क धूप निकली हुई थी, और आज जब यहाँ पर क्लाउडी वेदर है तो मैं छाता घर पे ही भूल चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इतनी तेज़ बारिश ऐसे समय पर ना आए जब मैं रोड पर चल रहा हूँ और मेरे ट्रैवल में, आज क्योटो के ट्रैवल में बारिश ज़्यादा दखल ना दे। तो जी फ़िलहाल हम वॉक कर रहे हैं किंकाकुजी टेम्पल की तरफ। ये आप देख सकते हो यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस किमोनो। जनरली जापानीज़ लोग इस ड्रेस को तब पहनते हैं जब ये कुछ पूजा वगैरह करने आते हैं। फ़िलहाल जहाँ हम घूम रहे हैं यही है किंकाकुजी टेम्पल का जो पार्क है। ये मैप में आप देख सकते हो, अभी फ़िलहाल हम इस पार्क में हैं और ये किंकाकुजी टेम्पल है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये फ़िलहाल एंट्री हो चुकी है हमारी किंकाकुजी टेम्पल का, ये जो मेन गार्डन एरिया है इसमें। इधर आने के लिए आपको इस टाइप की ये टिकट खरीदनी पड़ती है बाहर काउंटर से। अडल्ट्स के लिए ये टिकट 500 येन, मतलब इंडियन करेंसी में 350 रुपये के आसपास की है। थोड़ा ही मैं आगे आया हूँ और पहली झलकियाँ मुझे नज़र आ चुकी है। ये रहा जी जापान क्योटो का फेमस किंकाकुजी टेम्पल। किंकाकुजी टेम्पल के बेहद करीब, और पास से जब मैं इस टेम्पल को देख रहा हूँ तो ये और भी ज़्यादा सुंदर निकल के आ रहा है। और इसके टॉप पे अगर आप देख सको तो एक बर्ड जैसा कुछ बनाया हुआ है इन्होंने, और ये जो जापानीज स्टाइल में ऐसी गोल घूमी हुई छत है इसकी, ये सब पूरा नज़ारा, और ये जो जिस टाइप के यूनिक पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, शायद इन्हें बॉन्साई वगैरह कहा जाता है। और पास में ही इसके काफ़ी सारा पानी है और हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रही है। फ़िलहाल चारों तरफ अगर आप देखोगे तो बड़े सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, थोड़ा ज़्यादा बैकग्राउंड में देखोगे तो आपको पहाड़ भी नज़र आएंगे। तो जी फ़िलहाल थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं आसपास का ये पार्क वगैरह किंकाकुजी टेम्पल का, और फिर चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। लगभग समय हो रहा है यहाँ पे दोपहर के 2, और ह्यूमिडिटी की बात करूँ बहुत ज़्यादा है, आपको मेरे चेहरे पर दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे। हवा बिल्कुल ना के बराबर चल रही है फ़िलहाल, और हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रही है। फ़िलहाल तो जो बारिश है वो समस्या वाली कोई बात है नहीं, पर अगर थोड़ी सी भी इससे ज़्यादा तेज़ होती है तो हो सकता है हमें हॉल्ट लेना पड़े हमारे इस टूर का। तो मैं प्रेफर करूँगा कि हम फ़िलहाल फटाफट से चलते हैं आगे। वो जो बीच में आपको दिख रहा है एक पॉट जैसा सा, इसमें अपना सिक्का डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत कम लोगों का जाता है, और जिसका चला जाता है उसका ये लोग मानते हैं कि लक अच्छा होने वाला है। तो ट्राई करते हैं फ़िलहाल कैसा क्या है हमारा भी लक। तो जी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं, 1 येन का सिक्का लिया है मैंने। तो जी अगर आप ओसाका या क्योटो से डे टूर बुक करते हो जिसमें आपको 4-5 जगह क्योटो और नारा की जो मेन है, जो मेनली आज भी मैं कवर करने वाला हूँ, वही सेम जगह है घुमाई जाती है। अगर आप वो लेते हो तो जब आप किंकाकुजी टेम्पल आओगे तो इस टाइप की बस में आपको उतारा जाता है और यहाँ से आपको आगे भेजा जाता है टेम्पल की तरफ। जी फ़िलहाल क्योटो में हमारी पहली जो अट्रैक्शन थी किंकाकुजी टेम्पल, उसको कवर करने के बाद अभी मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ क्योटो के एमाची स्टेशन पे। यहाँ से हम लेंगे लोकल ट्रेन हमें ले जाएगी अराशियामा एरिया में। अराशियामा जो है क्योटो की एक बहुत फेमस दूसरी अट्रैक्शन है।
जहाँ पे ना बैम्बू का फॉरेस्ट है, जो बांस आपने देखे होंगे लंबे लंबे, चारों तरफ बैम्बू का फॉरेस्ट है। उस एरिया को हम घूमने जा रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की कि आपको दिखाना चाहता था कि मैंने आपको जिस तरह टोक्यो और शिंजुकू स्टेशन दिखाए, जो एक ही स्टेशन पे जहाँ पर 30 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स थे और कितने बड़े बड़े स्टेशन थे, एक ही स्टेशन पे 10-10 लाइन ऑपरेट कर रही थी। तो मैंने सोचा आपको ये भी बता दिया जाए, ऐसा नहीं है कि जापान का हर स्टेशन इतना बड़ा है। ये देख सकते हो आप, अभी मैं क्योटो के एमाची स्टेशन पे खड़ा हूँ। ऐसा नहीं है ये कोई छोटा मोटा एरिया है, चारों तरफ यहाँ पे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं मुझे। पर फिर भी आप एक बार नोटिस कीजिए ये कैसा स्टेशन है। नीचे से बस आप एस्केलेटर लेकर के ऊपर आते हैं, यहाँ पे बस प्लेटफॉर्म बना हुआ है और दोनों तरफ ट्रैक्स हैं। ये आपको नाम दिख रहा है स्टेशन का, एमाची। फिलहाल जल्दी से पकड़ते हैं अपनी लोकल ट्रेन, जो लगभग 2 मिनट में अब आने वाली है, और पहुंचते हैं अरशियामा बैम्बू फॉरेस्ट। A few moments later. तो जी फिलहाल आ चुके हैं हम सागा अराशियामा स्टेशन, लोकल पकड़ करके। यहाँ से जो हमें बैम्बू फॉरेस्ट विज़िट करना है वो नज़दीक ही है। और जो है एक छोटी सी गड़बड़ वहाँ खड़े खड़े जब मैंने आपसे बात की ट्रेन स्टेशन पे तब मुझसे हुई। मुझे जो ट्रेन बोर्ड करनी थी वो मेरे सामने आकर के खड़ी हुई थी, पर मुझे लगा वो ट्रेन नहीं है। और जब तक मुझे एहसास हुआ ट्रेन निकल चुकी थी, और फिर अगली ट्रेन सीधा 15 मिनट बाद आई, जिस पर हम बैठ करके फ़िलहाल यहाँ फाइनली पहुँच चुके हैं। ये है रेलवे क्रॉसिंग जापान का। जापान में रेलवे क्रॉसिंग कुछ इस टाइप के होते हैं। तो जी मैं बता रहा था कि क्योटो को हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम पर काफ़ी फेमस कर दिया गया है, जिस कारण से पहले की तुलना में अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ आने लगी है। इसे जो है जापान के सबसे खूबसूरत शहर कहा जाने लगा है आजकल। और फिलहाल जब मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ तो सड़कें बड़ी खूबसूरत सी लग रही है, पेड़ पौधे ग्रीनरी यहाँ पे भरपूर मात्रा में है। काफ़ी सुंदर तो है ये शहर वाकई में, मैं इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं करूँगा। छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ पे, काफ़ी तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है ये शहर। काफ़ी पुराने और काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। जापान में ये कलकत्ता जैसे हाथ रिक्शा भी चलते हैं, और यहाँ पे इनकी टिकट बहुत ज़्यादा महंगी रहती है अगर आप इस पर राइड करते हो तो। पर अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। पीछे मेरे आप देख सकते हो, क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम बैम्बू फॉरेस्ट के करीब पहुँच रहे हैं। तो जी फ़िलहाल मैं वॉक कर रहा हूँ जापान क्योटो के काफ़ी फेमस बैम्बू फॉरेस्ट ट्रेल अरशियामा में। अगर आप ओसाका या क्योटो से डे टूर लेते हो तो ये आपके डे टूर में डेफिनेटली इंक्लूडेड रहता है। काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे बैम्बू, बांस के पेड़ जिसे हिंदी में कहते हैं, वो चारों तरफ हैं इस रोड के, जिससे काफ़ी यूनिक नज़ारा क्रिएट हो रहा है, जो मैंने आज से पहले टाइप से एक बहुत ही पतली सी सड़क बनी हुई है, जिसके दोनों तरफ काफ़ी ऊंचे ऊंचे बैम्बू के ट्रीज से ये घिरी हुई है, जिस कारण से यहाँ पे जो है एक अलग सा आप कह सकते हो क्लाउडी वेदर क्रिएट हो रहा है। और बाकी ये बात है कि क्योंकि चारों तरफ से ये जगह काफ़ी लंबे लंबे पेड़ों से घिरी हुई है, जो एक तरह की वॉल का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हवा वगैरह बिल्कुल भी नहीं चल रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे महसूस हो रही है चलते हुए। तो जी फ़िलहाल वापस चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, नेक्स्ट अट्रैक्शन कवर करते हैं आज के हमारे इस डे टूर की, क्योटो जापान के। तो जी जापान का क्योटो शहर कितना ज़्यादा खाली है और कितना ज़्यादा शांत है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी एक तरह के तिराहे पे खड़ा हूँ, 3 रास्ते हैं यहाँ पे। पीछे मेरे आप इस रास्ते पे देख सकते हो कोई भी नहीं है। सेम गोज़ विथ ये रास्ता, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ से ये शहर इस कदर खाली खाली महसूस होता है, और इतनी ज़्यादा शांति है यहाँ पे। मतलब अभी आप सोच ही सकते हो मैं इतना ज़्यादा धीरे कह रहा हूँ, फिर भी आपको मेरी आवाज़ आई होप बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही होगी। मतलब जब आपके जूतों के नीचे कोई पत्ता आ जाता है, वो पत्ते के क्रंच होने की भी आवाज़ आपको यहाँ पे आती है, इतनी ज़्यादा शांति है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बिल्कुल ही दूर दराज इलाके में खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट जो अरशियामा ट्रेल है उसके बहुत ज़्यादा करीब हूँ। बस मैं उससे 100 मीटर की दूरी पे हूँ, फिर भी इतना ज़्यादा शांत और खाली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर यहाँ पे ज़्यादा शाम या ज़्यादा रात हो जाए ना तो मैं थोड़ा बहुत डर भी जाऊँ। हालांकि जापान काफ़ी सेफ़ कंट्री है, इस बात का पता मुझे इससे भी चला है कि मैं अपना फ़ोन वगैरह सेटअप करके थोड़ा दूर से वॉक करने के शॉट्स लेता हूँ, तब भी कोई भी दूर दूर तक बिल्कुल भी उस फ़ोन पे ध्यान भी नहीं देता है। मतलब ऐसा है जापान में कि अगर आप अपना बैग वगैरह कहीं छोड़ करके थोड़ी देर बाद वहाँ लौटोगे
तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो अनटच्ड फॉर्म में वहीं पे पड़ा हुआ मिलेगा। फिलहाल फाइनली थोड़ा ऐसा रास्ता आया है जहाँ पे कुछ लोग मुझे अपने आसपास नज़र आ रहे हैं, वरना तो बिल्कुल ही खाली खाली था जी। अभी जो मैंने बताया था, यहाँ आते वक्त जब मैंने आपसे स्टेशन पे बात की थी तो मेरी ट्रेन छूट गई थी। वो ट्रेन छूटने का कारण मैं आपको बता देता हूँ। वो हुआ क्या ना कि मैं उस जगह पे, मैंने आपको दिखाया भी कि खाली खाली सा प्लेटफॉर्म था, दोनों तरफ बस प्लेटफॉर्म था और ऊपर छत भी नहीं थी। तो मैं आपको ये दिखा ही रहा था, पर मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि वहाँ तक ट्रेन रुकने नहीं वाली है। एक्चुअल में यहाँ जापान में जब आप कोई भी ट्रेन पे चढ़ोगे तो ये लोग बताते हैं कि इस ट्रेन में कौन कौन से डब्बे के गेट खुलेंगे या कौन कौन से डब्बे वाली पोजीशन पर आकर के ये ट्रेन रुकेगी। फॉर एग्जांपल मुझे अभी ये सबसे ऊपर वाली ट्रेन में चढ़ना है, जो कि 15:41 पर आ रही है क्योटो के लिए। तो इसमें इन्होंने दिखा रखा है कि 3 से 6 वाली बोर्डिंग पोजीशन के डब्बे पर आप चढ़ सकते हो। तो इसके लिए आप जो है, यहाँ ज़मीन पर आपको ये मार्किंग्स दिखेगी। जैसे मैं 3 पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे 3 नंबर का डब्बा आकर के रुकेगा जिसमें आप चढ़ सकते हो। यही सेम बात इन्होंने सामने भी समझाई हुई है कि 3 से ज़्यादा के नंबर के डब्बे आपको उस तरफ मिलेंगे। और जैसा कि ये 4 कार वाली ट्रेन है जिसमें मैं चढ़ने वाला हूँ, तो इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 2 और 1 पर आप चढ़ नहीं सकते हो, सिर्फ 3 से लेकर के 6 तक आप चढ़ सकते हो, जो इस पॉइंट से उधर की तरफ आपको मिलेंगे। यही सेम बात इन्होंने यहाँ पर लिख भी रखी है और लाइन ड्रॉ कर रखी है कि इस लाइन से आगे आप सिर्फ उन्हीं ट्रेन्स के लिए जाएं जिसमें 3 to 8 या उससे ज़्यादा डब्बे हों। 3 से 6 वाली के लिए या किसी भी दूसरी ट्रेन के लिए इस पॉइंट से आगे आपको हो सकता है चढ़ने का मौका ना मिले। तो मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मेरी खुद की ट्रेन छूटने से 15 मिनट मेरे वेस्ट हुए हैं, तो आपको मैं बता दूं ताकि आप जब जापान आओ और इस टाइप से लोकल ट्रेन यूज़ करो तो आपको दिक्कत ना हो। A few moments later. हेलो जी, फ़िलहाल पहुंच चुके हैं इनारी एरिया में। क्योटो का इनारी एरिया एक ही चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, यहाँ का फुशिमी इनारी श्राइन। फुशिमी इनारी श्राइन की अगर मैं आपको ख़ास बात बताऊं तो वो ये है कि कल आपको याद होगा हम मियाजिमा आइलैंड गए थे। वहाँ पर हमने बड़ा सा तोरी गेट देखा जो कि समुद्र के बीच में है, इसलिए उसका नाम है फ्लोटिंग तोरी गेट। तो इस टाइप के तोरी गेट ना, ये जापानीज़ कल्चर में जितने भी मंदिर होते हैं उसको उसमें एंट्री के लिए या उसके आसपास ये लोग डेवलप करते हैं इस टाइप के तोरी गेट्स। तो मियाजिमा श्राइन वाले की खास बात ये थी कि वो पानी में आधा डूब जाता है और वो जो है बिल्कुल बहुत बड़े साइज़ का है। यहाँ फुशिमी नारी का जो श्राइन है ना, यहाँ पर भी तोरी गेट है, और एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बल्कि 1000 तोरी गेट एक के बाद एक इन्होंने सलंग बना रखे हैं, जिसके बीच में से जब आप वॉक करोगे तो बहुत ही बढ़िया सा नज़ारा बनता है। इनफैक्ट ये भी उन जगहों में से एक है जहाँ का फ़ोटो मुझे मुंबई के जापान वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में दिखा था जब मैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए वहाँ गया था। फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि ये यहाँ पीछे आप देख सकते हो, ये है JR का इनारी स्टेशन, और यहाँ से बाहर निकलते से ही आपको जो है सीधा फुशिमी इनारी श्राइन दिख जाता है। सीधा, आप बिल्कुल भी ज़्यादा वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आप, ये मैं एंटर कर भी चुका हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हो फुशिमी इनारी श्राइन में। तो वो जो 1000 तोरी गेट वाला कॉरिडोर है वो इसी श्राइन के एक हिस्से में है, आगे चल करके वो दिखेगा। यही है फुशिमी इनारी ताइशा, फुशिमी इनारी एरिया का फेमस श्राइन। आप मेरे पीछे ये देख सकते हो, यहाँ पर सामने की दोनों तरफ मुझे जो लग रहा है वो फॉक्स के स्टैचूज़ वगैरह इन्होंने बनाए हैं और देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर। खासकर कि ये जो क्लाउडी ग्रे बैकग्राउंड फिलहाल हो रखा है, इसके साथ में ये जो ऑरेंज ब्राइट कलर है इस श्राइन की बिल्डिंग का, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से निखर करके आ रहा है। और फिलहाल इधर ही कहीं पर है वो 1000 तोरी गेट वाला कॉरिडोर, जहाँ पे एक के बाद एक 1000 तोरी गेट्स इन्होंने बना रखे हैं। और जब आप उसमें वॉक करते हो तो काफ़ी लंबी वॉक आप कर सकते हो, और जब आप फोटोज़ वगैरह खींचते हो तो ऐसा लगता है जैसे एक पूरे केव काइंड ऑफ में आप चल रहे हो तोरी गेट्स की। पहुँच चुके हैं हम 1000 तोरी गेट के कॉरिडोर की स्टार्टिंग पे। इसे यहाँ की भाषा में सेम्बोन तोरी कहा जाता है, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन ही 1000 तोरी गेट्स होता है। ये लो जी, यहाँ से शुरू हो गया है ये। इतने सारे तोरी गेट्स इन्होंने यहाँ पर डेवलप कर रखे हैं, देख ही सकते हो आप, पूरा केव जैसा नज़ारा लग रहा है। तो जी सोच के ही हैरानी होती है कि इतने सारे तोरी गेट बना करके एक के बाद एक सेटअप करने में न जाने कितने साल लगे। और मुझे, जो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह देखे थे तो मुझे देखने में ये काफ़ी छोटे लगते थे, पर ये एक्चुअल में काफ़ी बड़े तोरी गेट्स हैं। ये है जी छोटे वाले तोरी गेट,
इतना पास पास में इनको इन्होंने लगाया हुआ है कि लिटरली वॉल लग रही है ये टोरी गेट्स की। देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा सा लग रहा है इसको देख के। चारों तरफ हज़ारों की संख्या में टोरी गेट्स नज़र आ रहे हैं। इधर बड़े वाले हैं, इधर छोटे वालों के दो दो कॉरिडोर हैं। और ये जो टोरी गेट्स है ये राइट ऑल द वे अप टू द माउंटेन बने हुए हैं। एक्चुअल में ये एक माउंटेन पर है हम फिलहाल। इस माउंटेन के टॉप तक जाने के लिए इन्होंने जो पूरा रास्ता है उसको टोरी गेट से सजा रखा है दोनों तरफ। तो जी फिलहाल आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हो यही है फुशीमी इनारी श्राइन का फेमस 1000 टोरी गेट कॉरिडोर। आप देख सकते हो मैं चले जा रहा हूँ पर सलंग एक के बाद एक इतना पास पास में कितने सारे टोरी गेट्स हैं यहाँ पे, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये इतने पास पास में लगाए गए हैं और ये क्योंकि तीनों तरफ का एक स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर अंदर जो लाइट आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा फिल्टर आउट होके अंधेरा अंधेरा सा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारे क्योटो के डे टूर की तीसरी अट्रैक्शन जो हमने विज़िट की, क्योटो का फेमस फ्यूशिमी इनारी श्राइन जो मैंने आपको दिखाया यहाँ के 1000 टोरी गेट कॉरिडोर। इसे देखने के लिए काफ़ी लोग हर रोज़ दुनिया भर से यहाँ क्योटो जापान में आते हैं। आप मेरे आसपास भीड़ को देख करके अंदाज़ा लगा ही सकते हो कितना फेमस स्पॉट है ये यहाँ का। और लकीली मुझे काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खींचने का मौका मिल गया खाली कॉरिडोर के साथ, जो करने के लिए लोग यहाँ पे आजकल सुबह सुबह 6-7 बजे आने लग गए। और जापानीज़ पीपल अगेन मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा पोलाइट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब मैं अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था तो मतलब कोई ऐसा नहीं कि भाई हमारा भी टाइम है हमें भी खींचने हैं फ़ोटोज़, बिल्कुल वहाँ पे रुक जा रहे थे जब तक मैं अपना फ़ोटो ले रहा था ताकि पीछे मेरे बैकग्राउंड में खाली कॉरिडोर आ सके। इसके अलावा आज सुबह से मैंने कई बार जापानीज़ लोगों से डायरेक्शंस वगैरह के लिए पूछा है, हर बार उन्होंने मुझे इतना डिटेल्ड और इतना जितना वो बता सकते थे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प वो मेरी कर सकते थे उन्होंने की। तो जी अभी मैं निकल चुका हूँ वापस जाने के लिए। जिस मेट्रो स्टेशन से हम आए थे वहीं से हम आगे नारा तक के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। ज़्यादा कुछ तो नहीं, नारा की जो सड़कें हैं वहाँ का माहौल, वहाँ का आर्किटेक्चर वगैरह हम देखेंगे। सामने ही आप देख सकते हो स्टेशन को भी यहाँ की वाइब मैच करने के लिए इन्होंने इसी कलर से डेवलप किया हुआ है। चलते हैं जी नारा की तरफ। A few moments later. तो दोस्तों अफसोस फिर से एक बार ट्रेन के सिलसिले में जापान में मैं गलती कर बैठा हूँ। मुझे उतरना था नारा स्टेशन पे जो कि यहाँ से 2 स्टेशन बाद है, पर मैंने अचानक अपनी ट्रेन में देखा कि बहुत सारी भीड़ उतरने के लिए तैयार हो रही थी। तो मुझे लगा कि यही शायद नारा स्टेशन है और थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट भी हुई थी कि बहुत जल्द नारा स्टेशन आने वाला है। तो मैं इस डर से कि कहीं ट्रेन आगे ना बढ़ जाए और मैं उतरना भूल ना जाऊँ, मैं उतर गया, फटाफट से इस एस्केलेटर पे चढ़ गया और मैंने गूगल पे चेक किया कि नारा पार्क तक अब मैं कैसे पहुँचूँ। तो उसमें लिखा हुआ आया कि मैं गलती से नीजू स्टेशन पे उतर गया हूँ। अक्सर शाम का वक्त होने पर मैं ऐसी गलतियाँ न जाने क्यों करने लग जाता हूँ, शायद इसलिए कि मुझे ये शाम का वक्त और रात होती हुई देख करके एक तो ये रहता है कि यार जो भी बचा हुआ है आज के दिन की आखिरी अट्रैक्शन वगैरह जल्द से जल्द कवर कर लूँ, वरना अंधेरे में मज़ा नहीं आएगा। और दूसरा एक नेचुरल ह्यूमन माइंड है कि अंधेरा देख करके ऐसा लगता है कि बस जल्द से जल्द किसी ऐसी जगह पहुंचा जाए जहां पर हम रात बिता सके बिना किसी दिक्कत के, ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम भी आती है तो हमारे पास रात बिताने के लिए जगह होनी चाहिए सेफ। तो एक दिमाग में इसी टाइप के ख्याल आने लग जाते हैं। फ़ोन की बैटरी दिन भर में थोड़ी बहुत डाउन होने लग जाती है, तो इस कारण से शायद ये पूरा पैनिक माइंड में क्रिएट हुआ और मैं गलती से गलत स्टेशन पर उतर गया। सिर्फ 5 मिनट आगे यहाँ से दूसरा स्टेशन है जहाँ पर मुझे एक्चुअल में जाना है, पर दिक्कत ये है कि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है और अगली ट्रेन सीधा 15 मिनट बाद है। A few moments later. दोस्तों फिलहाल अपनी गलती को सुधार करके आखिरकार पहुँच चुका हूँ मैं नारा के रेलवे स्टेशन। और यहाँ बाहर निकलते से आपको बड़ा बड़ा बैनर टंगा हुआ दिख जाएगा, बस स्टॉप फॉर नारा पार्क। पर फिलहाल मैं नारा पार्क नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ का एक बहुत फेमस, आप कह सकते हो एक मिठाई काइंड ऑफ होती है, कैंडी होती है, बोची कहते हैं इसको जापानीज़ में। और वो बहुत ही फेमस एक स्टोर इसी पास ही में ही यहाँ पे लगभग यहाँ से आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हल्की फुल्की ड्रिजलिंग के बीच में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उम्मीद करूँगा कि ये ड्रिजलिंग ही रहे, ज़्यादा तेज़ ना हो, कम से कम जब तक मैं घूम फिर करके वापस ट्रेन में ना बैठ जाऊँ। ये देखो जी, ये होता है किस्मत का खेल। कल मैं दिन भर अपने साथ इतना बड़ा छाता
लिए घूम रहा था। कल दिन भर में एक बूंद बरसात नहीं गिरी, और आज जब मैं छतरी लाना भूल गया हूँ तो यहाँ ड्रिजलिंग देखने को मिल रही है। नारा की जो एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉकिंग स्ट्रीट्स है, पहुँच चुका हूँ मैं वहाँ पे, और उम्मीद करूँगा बोची स्टोर जो है वो बंद ना हुआ हो। बड़े ही फ़नी स्टाइल में वो लोग वहाँ पे बोची बनाते हैं, उसको पीट पीट के ज़ोर ज़ोर से, और सुना है काफ़ी सस्ती भी होती है, इतनी कोई खास महंगी नहीं है वो चीज़। तो ट्राई करेंगे डेफिनेटली, और आपको बताता हूँ कैसा क्या टेस्ट है, क्या एक्सपीरियंस है। और यहाँ से फिर नारा पार्क और ज़्यादा नज़दीकी है। उम्मीद करूँगा कि ड्रिजलिंग के चलते डियर ऐसा ना हो कि छुप करके अंदर चले गए ज़्यादा। नारा पार्क के बारे में एक बात आपको बताना चाहूँगा। नारा पार्क जो है कोई छोटा मोटा गार्डन नहीं है, कोई जॉगिंग पार्क वगैरह नहीं है छोटा मोटा, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है यहाँ का। कई स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ बड़ा पार्क है। तो जी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले वीडियो के स्टार्टिंग में, कि आज की तारीख में जापान का कैपिटल है टोक्यो, जो जापान का सबसे बड़ा शहर भी है, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है टोक्यो। हर किसी ने टोक्यो का नाम सुना ही होगा, खासकर हमारे यहाँ तो फिल्में भी बन चुकी है, लव इन टोक्यो जापान वगैरह, तो हम सभी ने टोक्यो का नाम सुना है। पर टोक्यो के कैपिटल बनने से पहले जापान का कैपिटल होता था क्योटो। उन्हीं 3 शब्दों को आगे पीछे अगर आप जोड़ दोगे, और इनफैक्ट एक किसी भी नाम को अगर आप जल्दी जल्दी बोलोगे तो दूसरे शहर का नाम अपने आप जुबान पे आ जाता है। टोक्यो, टोक्यो, क्योटो, है कि नहीं? अमेजिंग। और क्योटो को कैपिटल बनाने से पहले जापान का कैपिटल होता था नारा। ये जो छोटा सा और काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक सा दिखने वाला शहर है जहाँ पर अभी मैं चल रहा हूँ, ये पहले जापान का कैपिटल होता था। ये काफ़ी पुरानी बात है। पर फिर एक समय आया जब जापानियों ने नारा लगा दिया कि नारा अब नहीं रहेगा कैपिटल हमारा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और फिर उन्होंने कैपिटल बना दिया क्योटो को, और आगे चलते चलते शायद क्योंकि टोक्यो ज़्यादा सेंटर में पड़ता है अगर पूरे जापान की बात की जाए, तो इसलिए कैपिटल बना दिया गया टोक्यो को। तो पीछे इंडिया का झंडा देख रहे हो आप, क्लियर इंडिकेटर। अगर आपको कहीं भी फॉरेन कंट्री में किसी भी शहर में इंडियन रेस्टोरेंट पता करना है, इस टाइप से इंडिया का झंडा बाहर ये लोग अक्सर लगा करके रखते हैं, ताकि दूर से ही टूरिस्ट देख करके अपनी जो पसंदीदा चीज़ें हैं खाने की, जो काफ़ी टाइम से ऐसी कंट्रीज़ में लोग मिस करते हैं, खासकर हम इंडियंस, उसे खाने आ सके। फ़िलहाल रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी क्योंकि ड्रिजलिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है। सीधा मिलता हूँ बोची स्टोर पे। तो जी, जिसके लिए भीग भीग करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो बोची स्टोर अफसोस बंद हो चुका है। बार बार जापान ट्रिप में हमारा पोपट हो रहा है। सबसे पहले माउंट फूजी तक हम गए तो हमें इतना अच्छा व्यू नहीं मिला। फिर अगले दिन डिज्नी सी पर पहुँचे तो वो जो फेमस डिज्नी सी में शो होता है वो बारिश के कारण आधे में ही बंद हो गया। उसके अगले दिन शिनकानसेन पकड़ के ओसाका आना था, तूफान आने के कारण शिनकानसेन बंद हो गई। आज यहाँ आए हैं तो नारा में बरसात हो गई है। फिलहाल अंधेरा हो चुका है, बरसात में अब पता नहीं जो डियर हैं वो भी बाहर आराम से घूम रहे होंगे कि नहीं, और जिस कदर फ्रीली वैसे वो देखने को मिलता है नारा शहर में वैसे दिखेंगे कि नहीं। और बोची स्टोर तक गए पैदल भीगते हुए, देख सकते हो आप मेरे बाल पूरी तरीके से भीग चुके हैं, चश्मा भीग चुका है, मेरी शर्ट भीग चुकी है। भीगते हुए बोची स्टोर पे पहुंचे। बोची स्टोर पे ताला लगा हुआ था। I don't know what to do, मेरी किस्मत ही खराब है। जी, नारा में हमारी एंट्री हुई है तेज बारिश के बीच में, और डियर बीइंग अ वेरी शाय एनिमल, वो वहाँ पे जी एक आधा डियर दिख रहा है मुझे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जी, इतनी बारिश में भी आपको यहाँ पे डियर देखने को अगर मिल गया तो मतलब जाहिर सी बात है, जिस दिन आप अगर खुले मौसम में, साफ मौसम में यहाँ आओगे तो आपको बहुत सारे डियर ऐसे खुलेआम सड़कों पर घूमते हुए देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी नारा विज़िट करो तो बिल्कुल कड़क धूप के बीच में विज़िट करो। वो सामने आप देख सकते हो एक डियर मेरे सामने इतनी तेज़ बारिश में भी बिल्कुल बड़े आराम से घूमता हुआ नज़र आ रहा है। पर फिलहाल जी, मैं क्योंकि छाता भी लाना भूल गया हूँ और भीगता जा रहा हूँ, तो मैं अभी नारा में ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाऊँगा, अफसोस। इस वक्त मुझे पहुँचने में भी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। मुझे एक्चुअल में काफ़ी सारे हिरण देखने को मिल रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो डियर्स है वो आपको काफ़ी सारे यूँ खुलेआम सड़कों पे देखने को मिल जाएंगे। तेज़ बारिश के बीच में मैं यहाँ पहुँचा, फिर भी आप जो है देख सकते हो कि किस कदर यहाँ पे मेरे इतना करीब, ये मैं चल रहा हूँ पैदल, और ये रोड है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जंगल के बीच में हूँ।
किस कदर आपको जस्ट रोड के पास में ही इतने सारे ऋण देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल फटाफट से मैं जाऊंगा वापस, क्योंकि मैं बहुत भीगता जा रहा हूँ और मैं ज़्यादा भीगना नहीं चाहता। A few moments later. तो दोस्तों, फिलहाल मेट्रो पकड़ करके, लोकल ट्रेन पकड़ करके पहुंच चुका हूं आप सभी के सामने ओसाका। फिर से ओसाका में अभी मैं जा रहा हूं अपने हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल के आसपास ही कहीं वेजिटेरियन इंडियन रेस्टोरेंट, जहां कल गए थे हम लोग, शमा रेस्टोरेंट, जो कल हमारे पहुंचने पर बंद हो चुका था। 10 बजे बंद होता है वो। आज कोशिश करेंगे कि अभी, क्योंकि 8 भी नहीं बजे, तो 10 के तो काफ़ी पहले ही मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ कि ओसाका में कम से कम अभी बारिश नहीं हो रही है। वरना नारा में तो जो मेरा हाल हुआ है, एक तो मैं पूरा अंधेरे के टाइम पे पहुँचा नारा, वहाँ पर जैसे ही मैं पहुँचा चारों तरफ एकदम सन्नाटा, और जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया तो ड्रिजलिंग हो रही थी पहले तो। जब मैं निकला तो मैंने सोचा कि हल्की फुल्की बारिश है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर जैसे ही मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से मैं ना तो जल्दी बस स्टॉप जा सकूं, ना ही ट्रेन स्टेशन जा सकूं, बारिश इतनी तेज़ हो गई, सड़कें बिल्कुल खाली, सन्नाटा था। और इस सन्नाटे के बीच में मैं नारा की गलियों में बड़ा घबराया हुआ सा, भीगा हुआ सा खड़ा हुआ था। फिर जैसे तैसे कहीं पेड़ वेड़ की छाँव में जाकर के गूगल निकाला, उस पर देखा कि किस तरह जल्द से जल्द नारा स्टेशन पहुंचा जाए, और बस पकड़ करके नारा आया। जो बस स्टॉप से मैंने बस पकड़ी है वो सिर्फ नाम का बस स्टॉप था, आप समझ लो, क्योंकि सिर्फ चलते फिरते रोड पे सिर्फ एक पोल लगा करके ही लिखा हुआ था कि ये बस स्टॉप है। और मैं बड़ा घबराया हुआ सा था कि बस यहाँ पे रुकेगी भी या नहीं, क्योंकि वहाँ पे लगभग 15-20 मिनट में खड़ा रहा, एक भी बस नहीं आई वहाँ पे। फिर जैसे तैसे भीगते भागते, पूरा अभी तक भी मेरी शर्ट काफ़ी गीली है, जबकि मैं 1 घंटे की लगभग ट्रेन राइड लेकर के यहाँ पहुँचा हूँ। तो भीगते भागते पहुँचा मैं बस स्टॉप, बस पकड़ी। गनीमत थी कि बस आकर के वहाँ पर रुकी। मैंने बस का पेमेंट किया, बस ने मुझे नारा स्टेशन तक पहुँचाया। नारा से एक ये यहाँ ओसाका में चलने वाली JR की ट्रेन पकड़ के सीधा अभी ओसाका पहुँच चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है। तो ये था आज का हमारा डे टूर क्योटो और नारा का। क्योटो और नारा दो ऐसी जगहें हैं जापान की जहाँ टूरिस्ट हर रोज़ काफ़ी संख्या में आता है। काफ़ी ज़्यादा घूमने लायक जगह है क्योटो, नारा। मैंने खुद ने भी अनुभव किया आज। काफ़ी ज़्यादा सुंदर शहर है क्योटो में। जितने भी श्राइन्स, जो हमने बैम्बू फॉरेस्ट विज़िट किया, जो गोल्डन टेम्पल हमने देखा, सब कुछ देखने लायक था, काफ़ी सुंदर था, काफ़ी बढ़िया सा अनुभव था सब जगहों का। नारा भी अगर मैं 100% आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा जल्दी पहुँच जाता और बारिश नहीं होती तो नारा क्योटो जितना ही सुंदर, बहुत ही प्यारी जगह है। और हिरण मैंने आपको दिखाया, इतनी तेज़ बारिश में, सन्नाटे में, तब भी हिरण वहाँ पे किस तरह आराम से सड़कों पे घूम रहे थे। तो आप सोच ही सकते हो, जब आप थोड़ा बहुत खिले खिले मौसम में आओगे, ऐसे समय पे आओगे जब उनको खाना खिलाने वाले लोग ज़्यादा होंगे आसपास, तो कितनी ज़्यादा संख्या में आपको डियर्स नारा में देखने को मिल सकता है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, मैं पूरा आपके लिए भीग चुका हूँ। सुबह लगभग 10 बजे का निकला हुआ ओसाका से, दिन भर अलग अलग डेस्टिनेशंस आपको दिखाई और बताया कि किस तरह से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हुए अपने पैसे बचा सकते हो, जो आपको, अगर आप डे टूर बुक करोगे प्राइवेट कंपनी से, तो कम से कम 5,000-6,000 के करीब लग जाएंगे। वही काम कैसे आप मात्र 1,000 या 2,000 रुपये पर पर्सन में सेम अट्रैक्शन और अपनी पूरी फ्रीडम के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना, जिनके साथ आप भविष्य में जापान और क्योटो और नारा विजिट करने का प्लान करने वाले हो। और नीचे कमेंट्स पे लिख करके बताना कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी जगह इस दोनों शहरों में कौन सी लगी। और जो भी कुछ आपके फीडबैक, सजेशन हो, उसके लिए भी कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है। तो जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मैं हूँ जयेश, आपने देखा ट्रैवल विद जयेश का क्योटो एंड नारा एपिसोड। फिलहाल हम हैं जापान में। बने रहिए मेरे साथ, आगे भी इससे बेहतरीन और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। अभी जाऊंगा सीधा, अगर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाता हूँ, कुछ खाता हूँ, तो ज़रूर से वो भी आपको बताऊँगा। वरना अभी तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं फिर जल्दी किसी नई जगह को, किसी नए शहर को एक्सप्लोर करते हुए।